स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर लगाया हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप। सचदेवा ने सांकेतिक उपवास रखने का लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जवानों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 14 नक्सली हुए ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ लिए कई फैसले। डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से हटा अमेरिका। बाइडेन प्रशासन के 78 फैसले किए रद्द। महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक 9.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और समाचार की शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। जनता को लुभाने के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे कर रही है। और इसी बीच बीजेपी आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सुबह लगभग 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस हो सकता है, साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती है। इससे पहले बीते 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का पहला संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। इस दौरान नड्डा ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी का सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं होली और दिवाली में एक सिलेंडर अतिरिक्त भी मिलेगा। इसके साथ ही मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 न्यूट्रिशियस किट अलग से दी जाएगी। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सुबह कनॉट प्लेस स्थित श्री हनुमान मंदिर जाकर श्री राम दरबार के साथ ही श्री हनुमान जी और संत शिरोमणि तुलसीदास जी के दर्शन किए और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा श्री राम कथा का गलत विवरण सुनाकर भगवान श्री सीताराम की मर्यादा भंग करने और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थना की। वीरेंद्र सचदेवा ने आज अपना नियमित कार्य चालू रखते हुए प्रार्थना स्वरूप विशेष सांकेतिक उपवास रखने का निर्णय लिया। वीरेंद्र सचदेवा के साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और भाजपा नेता विक्रम मित्तल ने भी राम दरबार के दर्शन कर क्षमा प्रार्थना की। दर्शन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जैसे चुनावी हिंदू राजनेता वोट सभाओं में भगवान के नाम का उल्लेख करते हैं और ज्ञान अभाव में गलत कथा विवरण सुनाकर भगवान की मर्यादा और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने के जुगत में है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले गुल मार्केट जाने का
होगा उनका कार्यक्रम। उसके बाद लक्ष्मीबाई नगर और ईस्ट किदवई नगर में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील भी करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुल 1522 नामांकन में से 487 नामांकन खारिज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तो जारी है, साथ ही पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के घाटे और यमुना की सफाई पर आपसे 2 सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि साल 2013-14 में दिल्ली जल बोर्ड का 8700 करोड़ रुपए का घाटा था, जो साल 2022 तक 73,000 करोड़ रुपए कैसे हो गया। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में लाने वाला जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी आप सरकार और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा कि साल 2013-2014 में गंदे पानी की सफाई की क्षमता 613 MGD थी। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इसे बर्बाद कर दिया। 2022-23 में क्षमता केवल 20 MGD का बढ़ावा हुआ। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली को जहरीला और गंदा पानी पिलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इधर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं। एलजी ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिए। इसके बाद उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पहचान करना और समाज में इनके खिलाफ जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने लिखा कि एलजी ने बॉलीवुड अभिनेता से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटना का संज्ञान लिया। इसमें एक बांग्लादेशी नागरिक घर में घुसने और आपराधिक हमले में शामिल था। आरोपी एक रेस्तरां में काम कर रहा था। इस घटना को देखते हुए एलजी ने माना कि दिल्ली में आपराधिक अवैध गतिविधियों में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की संलिप्तता हो सकती है। एलजी ने माना कि इसके पीछे संगठित सिंडिकेट और निहित स्वार्थी समूह होता है। ये अक्सर ऐसे अप्रवासियों को बसाने में मदद करते हैं। उनका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दूसरे फर्जी दस्तावेज तैयार करवाते हैं और उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। इस समस्या को देखते हुए एलजी ने निर्देश दिया कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान मिशन मोड पर चलाया जाए। मुंबई पुलिस अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। फिर पुलिस आरोपी शहजाद को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए नेशनल कॉलेज बस स्टॉप पर ले गई। इसके बाद उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है। उसने अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रखा था क्योंकि वो अवैध रूप से भारत में घुसा था। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन जारी है। अब पुलिस जवानों ने गरियाबंद जिले के जंगलों में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है। मुठभेड़ में जवानों ने 14 नक्सली ढेर कर दिए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा एक SLR सहित बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और IED बरामद किए गए हैं। रविवार रात से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचनाएं मिल रही थी।
जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, आप ही से जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, संयुक्त अभियान चलाया गया और उसमें एक बड़ी सफलता नक्सलवाद के खिलाफ मिलती हुई नजर आई। जी, आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार जो नक्सलियों का कोर इलाका है उस इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा। और आज जिस तरह का जो सूचना मिली हमें, जो छत्तीसगढ़ का गरियाबंद इलाका है उस इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन तैयार किया गया था जिसमें उड़ीसा की पुलिस और छत्तीसगढ़ की संयुक्त ऑपरेशन के साथ ये ऑपरेशन किया गया। और जो गरियाबंद का जो कुल्हाड़ी घाट जंगल है उस इलाके में नक्सलियों की सूचना मिली थी और नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद उस इलाके में ऑपरेशन चलाया गया सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें 14 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जो सुरक्षा बल है उनके पास से, नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार AK-47 तमाम हथियार भी उनके पास से निकल कर आए हैं। और जिस तरह से ये ऑपरेशन बताया जा रहा है, पिछले 36 घंटों से ऑपरेशन लगातार उस इलाके में चल रहा है। जिस तरह से नक्सलियों की सूचना मिली थी, आमद की खबर मिली थी, सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं। एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, नक्सलियों की सूचना मिलने पर जो सुरक्षा बल के जवान है, करीबन 1000 जवान उस इलाके में पहुंचे थे। जो कुल्हाड़ी घाट है उस इलाके में नक्सलियों को घेर लिया गया और घेरने के बाद लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया। जो हमारे पास जो जानकारी अभी मिलकर आई है, 10 नक्सलियों का 100 बरामद हो गया है और लगातार उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले मैं जनवरी से बात करूं तो 25 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हो चुका है। और मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। 800 से ज्यादा नक्सलियों ने गिरफ्तारी दी है और 1500 से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार पुनर्वास नीति के तहत जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों को इनकाउंटर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो तेलंगाना का इलाका है उस इलाके में जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में भी 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार है संयुक्त ऑपरेशन के तहत उस इलाके में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और नक्सलियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। जी सोमेश, क्या ये ऑपरेशन और भी आगे कुछ दिनों तक चलने की संभावना है और क्या कोई और ऐसे क्षेत्र है, कोई और ऐसे इलाके हैं जहां से किसी तरह का कोई इनपुट मिल रहा हो और क्या इसे भी और भी आगे बढ़ाया जा सकेगा? जी, साफ तौर पे जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलियों का अंत किया जाएगा, माने नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। बस्तर का इलाका है जहां पर नक्सली अपनी आमद की खबर बताते हैं, अपनी सुगबुगाहट बताते हैं और जिसे लेकर सुरक्षा बलों के जवान मस्तूदी से उस इलाके में पहुंचकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, सुरक्षा बल के जवान है, उनको सफलता भी मिलती है। जिस तरह से सीआरपीएफ, कोबरा, ये तमाम जो जवान है सुरक्षा बल के इलाकों में घुस कर लगातार नक्सलियों का खात्मा भी करते हैं। और जो हिडमा है, मोस्ट वांटेड नक्सली, उसके ऊपर बताया जाता है कि 1 करोड़ का इनाम है। अभी जो हमारे सुरक्षा बल के जवान है, अबुझमाड़ इलाका में कुछ दिन पहले जो इनकाउंटर हुआ था, उस इलाके में जो मोस्ट कमांडर है उसको भी मारने में सफलता मिली थी। तो कहीं ना कहीं आज जो जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, काफी मुठभेड़ जो हुई है और पुलिस के जवानों को काफी अहम माना जा रहा है, सफलता माना जा रहा है। और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, 36 घंटों से अधिक का समय हो चुका है और इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। लगातार ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन के जवान शामिल है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। और लगातार जो सीनियर ऑफिसर है उनकी निगरानी में ऑपरेशन चल रहा है। और अभी भी जो नक्सलियों की जो सूचना मिली थी उस इलाके में 60 से ज्यादा नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिसमें 14 नक्सलियों को मार गिराया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। और लगातार जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से खदेड़ा जाएगा, उनका इनकाउंटर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जी
सोमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री का बार बार इसी तरह का आग्रह है कि या तो नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर दे, पुनर्वास की तरफ लौट आए, और या तो फिर इस तरह की जो मुठभेड़ होगी उसमें अंजाम कुछ और ही नजर आएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी क्रॉस फायरिंग लगातार जारी है? जी, नक्सलियों की तरफ से भी जो फायरिंग हो रही है और जो सुरक्षा बल के जवान इसी तरफ दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, और 36 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इस फायरिंग में जिस तरह से जो हमें सूचना मिली है, 14 नक्सलियों को वहां पर जो सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, और जो अभी जानकारी मिली और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 60 से ज्यादा नक्सलियों की सूचना मिली थी इस इलाके में, जो कुल्हाड़गढ़ का जो जंगल है उस इलाके में, जो फॉरेस्ट है, हालांकि वो जंगल का इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। और कई महीनों से जो सुरक्षा बल के जवान है उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में नक्सलियों के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस, उड़ीसा पुलिस के जो जवान थे उस इलाके में पहुंचकर लगातार नक्सलियों से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। नक्सलियों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह जो वहां पर जो सूचना मिली थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिक नक्सली है, 60 से ज्यादा नक्सली है, उनकी सूचना मिली थी, और उसी सूचना के बाद उस इलाके में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। उस ज्वाइंट ऑपरेशन में जो सुरक्षा बल के जवान है 14 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। जी, बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही पुलिस की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया, और उसमें मुठभेड़ के दौरान कई माओवादियों के जो इनपुट मिले थे उसके माध्यम से नक्सलियों को मार गिराया गया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में करनाल से सटे बॉर्डर पर बीती रात हुए एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी और मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात बदमाश अरशद और उसके 3 साथी मंजित, सतीश और एक अज्ञात को भी मार गिराया गया। अरशद के संग मारा गया मंजीत 20 साल का सजायाफ्ता मुजरिम था और पैरोल जंप कर अपराध में सक्रिय था। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और शामली पुलिस से बदमाशों की शामली के झिंझिना इलाके में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारे गए बदमाशों में अरशद बाढ़ी माजरा सहारनपुर का निवासी था, मंजीत रोहट हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला था, सतीश करनाल में अशोक विहार का निवासी था। वहीं एनकाउंटर में ढेर चौथे बदमाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। और संभल से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई 24 नवंबर को हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज घटना से संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही न्यायिक जांच आयोग के सदस्य संभल का दौरा भी करेंगे। आयोग के सदस्य संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे। न्यायिक जांच आयोग के सचिव की ओर से कहा गया है कि घटना से संबंधित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को देनी है तो वो दे सकता है। जांच टीम घटना से संबंधित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों से लिखित में बयान लेगी। जांच समिति इससे पहले 1 दिसंबर को भी संभल गई थी। उस दौरान समिति ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। दरअसल बीते साल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पथराव, फायरिंग और आगजनी में कई गाड़ियां फूंक दी गई थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई।
और इस समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव के लिए आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया जा रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दूसरे भाग में मैं आप सबके सामने आया हूं। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं और संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा जब अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। और हमने केंद्र सरकार में भी देखिए राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। सबसे बड़ी आपदा दिल्ली वाली आपदा तो है ही, जो 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक आया। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिशी जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई करके दिखाएंगे। अब मैं आता हूं आपके पास। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है, मिडलमैन को खत्म कर दिया और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भ्रष्टाचार, मिडलमैन को हमने समाप्त किया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भाजपा की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। लेकिन दिल्ली में आपदा के कारण, कोविड महामारी के दौरान जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते थे, उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए शराब व्यापारियों के। 2026 करोड़ का घोटाला आपदा ने, आम आदमी पार्टी ने किया और कैग की रिपोर्ट जब आ गई तो उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में नहीं लेकर गए। मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी 1 दिन 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे, कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, आपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। और जीरो टॉलरेंस हम भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। दिल्ली वालों से हमारा वायदा है, दिल्ली की जनता से हमारा वायदा है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, यानी कि देश में है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। 2001 से लेकर 2014 तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं लगा पाया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, जो हमारा दिल्ली प्रदेश है, जो कभी घाटे में नहीं था, वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा। रेवेन्यू डेफिसिट में हमारी दिल्ली, ये केजरीवाल जी और आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के कारण हो पाया। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, हमने यहां पर, मैं आप देखिए 2014 से पहले क्या था, मात्र 16 आईआईटी थे देश में, आज बढ़कर 23 हो गए। 13 आईएम थे, आज बढ़कर 20 हो गए। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज बढ़कर 25 हो गए। 8 एम्स से बढ़कर 24 हो गए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 हो गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज अभी हाल ही में हमने मंजूर किए। और यही नहीं, आईटीआई 11,847 से बढ़कर 1.5 गुना ज्यादा 14,955 हो गए। यूनिवर्सिटीज मात्र 723 थी, आज वो 1147 पार कर गई। मेडिकल कॉलेज तो मैंने आपके सामने रख ही दिया। साथियों, यही नहीं, हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब खोलने का काम किया है, साइंस को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के दूसरे भाग को जारी करते हुए इस दौरान उन्होंने तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में मैदान में है, किस तरह के संकल्प है और उन संकल्पों को किस तरह से सिद्धि की तरफ ले जाया जाएगा। साफ तौर पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जन कल्याण ही उनके केंद्र में है और उसी को लेकर के लगातार आगे बढ़ा जाएगा। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली का विकास होगा, वो तमाम विकास होगा जो अब तक बाधित रहा है। ना तो लोगों को उचित शिक्षा मिली है, ना पीने का पानी मिला है, ना बिजली मिली है, किस तरह से परिवहन, किस तरह से यातायात, किस तरह से पीने का पानी, तमाम वो योजनाएं प्रभावित कर दी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और केवल सत्ता का सुख भोगा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में सरकार आएगी तो तमाम वो जनता के साथ वादे करते हुए, निभाते हुए साफ तौर पर नजर आएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से नदियों को एक करके और किस तरह से लोगों को हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ऐसा ही दिल्ली में भी होगा। यमुना का पानी जरूर साफ होगा, हर घर में जल पहुंचेगा। और उन्होंने तमाम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए, साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो एसआईटी का गठन किया जाएगा और तमाम जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उनकी जांच जरूर करवाई जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो भ्रष्टाचार अलग अलग क्षेत्रों में किया गया हो। और इसके साथ ही खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पटना में चल रहे 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के 56 विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करना है। बिहार में तीसरी बार आयोजित इस सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान रहा। समापन सत्र में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उपस्थित रहेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार, इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी तमाम खबरों की। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 8.81 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। संसार में सत्य और धर्म के लिए तप और तपस्या के बल पे अपनी प्रभुता और संप्रभुता और सुख प्रदान करने वाली माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुना है कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया, तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या कहते हैं, मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं। स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप। यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा मुझे। गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले रहे हैं। सेक्टर 23 में लगे नए एंटार्क्टिका विलेज में कई प्रकार के साहसिक खेलों का आनंद भक्त और पर्यटक ले रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पैरामोटर, जिपलाइन, जेट स्की, स्पीड बोट, रॉक क्लाइंबिंग और हॉट एयर बैलून सवारी जैसे खेल शामिल हैं। लोग हॉट एयर बैलून या पैरामीटर पर चढ़कर हवा में चक्कर लगाकर खूब आनंद ले रहे हैं। हॉट एयर बैलून से महाकुंभ का एक भव्य दृश्य देखने को भी मिल रहा है। ये रोमांचक जुड़ाव आध्यात्मिकता को रोमांच के साथ जोड़ता है, जिससे महाकुंभ का माहौल लाखों भक्तों और पर्यटकों के लिए और भी खास हो जाता है। जैसा सोचा था उससे काफी अच्छा था और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मजा आया क्योंकि पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा और उससे पहले नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये कुंभ जो भी कुंभ घूमने आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जरूर आइए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह तरह की सुविधाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मेला। एक तरह से कुंभ का जो अच्छा अनुभव है वो आपको पैरा मोटर के साथ ही लगेगा। जब आप ऊपर जाएंगे, फ्लाई करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कुंभ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है। महाकुंभ की भव्यता को लेकर योगी सरकार व्यापक रूप से प्रचार अभियान में जुटी हुई है और इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेशी मीडिया को उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने महाकुंभ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में बताया। विदेश मंत्रालय एवं यूपी सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे महाकुंभ 2025 मानवता के इतिहास में सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समागमों में से एक है। विदेशी मीडिया के समक्ष योगी सरकार के अधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ 2025 के श्रद्धालुओं की संख्या अन्य बड़े वैश्विक आयोजनों से कहीं गुना अधिक है।
विश्व के बड़े आयोजन जैसे रियो कार्निवल में लगभग 70 लाख, हज में 25 लाख और अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग शामिल होते हैं। वहीं महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ लोगों का आगमन इस महा आयोजन की वृहदता और इसकी वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रणधीर जायसवाल और यूपी के मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत मीडिया सलाहकार भी मौजूद रहे। महाकुंभ में नेत्र रोगियों की भी सेवा की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी चश्मे महाकुंभ शिविरों में रियल टाइम में बनाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में नेत्र महाकुंभ या मेगा आई कैंप के आयोजन के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लेंस और फ्रेम के साथ चश्मा मौके पर ही बनाया जा रहा है और हजारों भक्तों को मुफ्त में दिया जा रहा है। Once we get the prescription from the doctors, what we do is डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद स्टॉक में रखे लेंस को लिया जाता है। उसके बाद लेंस का साइज लिया जाता है, उसे फ्रेम के अनुसार फिट करने के लिए मशीन में डाला जाता है। मशीन द्वारा लेंस और फ्रेम के साइज के मिलाने के बाद लेंस को फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इस तरह एक दिन में 1000 से 2000 चश्मे बनाए जा रहे हैं। According to the shape, we will remove the lens and then we will fix it, so that every lens takes about 1 minute. So for the right eye 1 minute and for the left eye 1 minute. So within 2 minutes to 3 minutes we make a spectacle. So that's how we are able to cater to about 2000 to 2500 spectacles a day. इस पहल को सफल बनाने के लिए कई संगठन एक साथ आए हैं। ट्रांसविजन का वह संगठन है जो लेंस और फ्रेम दोनों सहित चश्मे बनाने का काम करता है, जो प्रतिदिन 1500 से 2000 चश्मे बना रहा है और भक्तों को उनके पर्चे के अनुसार उपलब्ध भी करा रहा है। 70 to 80 people already on the ground from our company, out of which almost 20... चश्मे बनाने के लिए हमारे पास 70 से 80 लोगों की टीम है। इस टीम में 25 लोग पहले से तैयार फ्रेम में लेंस को फिट करने का काम करते हैं। बाकी की टीम प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चश्मे बनाती है। इस प्रकार एक दिन में पहले से तैयार और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार 5000 चश्मे एक दिन में डिलीवर किए जाते हैं। So it is in such a manner that a team of 70 people involved to produce anywhere between 80 to 100 pairs per hour, so that we deliver in 12 hours close to around 2000 pairs of glasses with power. So the ready ones will be 2000. So in a day we have planned to deliver 5000. इस अनूठी पहल के साथ महाकुंभ एक नया कीर्तिमान बनाने और दुनिया भर में एक मानक स्थापित करने के लिए तैयार है, जहां आस्था और भक्ति के सबसे बड़े उत्सव में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का मिलन होगा। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। तो दिव्य भव्य महाकुंभ में हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रहा है और हर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहा है। और इसके साथ ही समाचार में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों को ढेर किया गया और उसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम मारा गया है। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। जयराम उर्फ चलपति नक्सली मुठभेड़ में ढेर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में यह मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई और इस दौरान 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम मारा गया है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को लगी है। जयराम उर्फ चलपति नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सुरक्षा बलों की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर किया गया और इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम मारा गया। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस का ये संयुक्त अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी
बड़ी कार्रवाई की गई, 14 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी मारा गया है, जो कि सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का ये मामला, जहां मुठभेड़ चल रही थी। रविवार से ये मुठभेड़ लगातार जारी थी। 14 नक्सलियों को मार गिराया गया और इस दौरान 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी मारा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि नक्सलियों का सफाया करना है। नक्सलियों से भी, माओवादियों से भी यह आह्वान किया जाता रहा है कि आप पुनर्वास की तरफ लौटें। आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। और इसी दरमियान एक मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और ओडिशा सुरक्षा बलों के माध्यम से चलाई गई और इसके दौरान 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था, जिसके बाद ये मुठभेड़, जिसमें 14 नक्सली मारे गए और 14 नक्सलियों के अलावा 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी मारा गया। यानी कि कुल मिलाकर 15 नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराया गया है। गरियाबंद जिले का ये पूरा मुठभेड़ से जुड़ा हुआ मामला छत्तीसगढ़ में गरियाबंद, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और उसमें कुल 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आपको बताएं कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के अंतर्राज्यीय सुरक्षा बलों के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाया गया। रविवार से ये मुठभेड़ चल रही थी और जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे थे, जहां पर कुल 15 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के माध्यम से ढेर कर दिया गया है। आगे भी लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल समाचार में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं महाकुंभ का। त्रिवेणी तट पर गंगा पंडाल में शिव स्तुति, गंगा वंदना के साथ शुरू हुआ नदी संवाद। जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधमानंद समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदों से अभिषिक्त प्रयागराज को कुंभ और महाकुंभ के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ, तो महाकुंभ में होने वाले संत मनीषियों के सतत वैचारिक मंथन से निकलने वाला रसामृत का पान करने पूरा भारत आता है। त्रिवेणी तट पर गंगा की गोद में गंगा पंडाल में शिव स्तुति, गंगा वंदन के साथ शुरू हुआ ऐसा ही एक वैचारिक मंथन, जिसका विषय था नदी संवाद। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी, तो वहीं संत समाज से स्वामी महेश स्वरूपानंद जी, महंत साधमानंद, पंच अग्नि अखाड़ा सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंडले समेत अनेक संत मनीषी और विचारकों ने संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं का कहना था कि हमारी संस्कृति प्रकृति की पूजा करती है, पृथ्वी को मां मानती है। भागीरथी गंगा को हमारी संस्कृति में मां का सम्मान प्राप्त है। देश के समूचे भौगोलिक भूभाग को गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र सस्य श्यामल स्वरूप और धन्य ध्यान से परिपूर्ण करती हैं। सभी नदियों का संरक्षण हमारा परम दायित्व है। आज नदियों पर संकट है। नदियां हमारी जीवन रेखा है। उसमें गंगा यमुना सबसे पवित्रतम नदी है और सर्वाधिक लोगों का जीवन यापन कराती हैं। और आज अंधाधुंध भौतिक विकास के कारण और हम सब की लापरवाही के कारण ये प्रदूषित हैं, ये छीड़काए हैं। गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए 70% जल नदी की मूल धारा में बना रहे, यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि गंगा पर नए बांध न बने, सीवर और नालों के जल की अलग व्यवस्था हो, औद्योगिक अपशिष्ट किसी भी हाल में गंगा जी में न डाले जाएं। अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे तो समझ आएगा कि रहस्य क्या है, सत्य क्या है, क्यों पूजा करनी है गंगा माँ की, क्यों वो पूजनीय है। आप तब जाके उस कार्य को कर पाएंगे। या प्रथमा संस्कृति विश्वारा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, इसी से सब निकला है, इसको जानना होगा। जो हमारी गंगा मैया है ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इट इज आवर लाइफ फोर्स, हमारे अध्यात्म की लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति है।
संवाद के मनीषी इस बात पर एकमत थे कि गंगा के साथ ही देश की समस्त नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए और गहन प्रयास की जरूरत है। नदी गंगा यह हमारे अध्यात्म का आधार है और यह हमारे देश की उन्नति का आधार है। नदी के बिना हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम सभी गंगा में पॉलिथीन या गंदगी या जो भी हम अपने तरफ से उसकी सफाई के लिए कर सकें करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। Any other river in the world, I'm from London, the Thames, you don't call it the Ma Thames, no. Give it Bharat Ma, Ma Ganga. माँ शब्द बहुत स्पेशल है, it's incredibly special and it's incredibly important that we protect this river, we protect माँ गंगा। गंगा भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म की आधारशिला है। गंगा जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी एवं पाप नाशिनी गंगा एक नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक जीवन रेखा है। नदियों के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ और सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का कार्य आदिकाल से नदियों से ही होता रहा है। लेकिन आज सूखती लुप्त होती नदियां कहती हैं कि आज नदियों के ही संरक्षण के भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है। प्रयागराज से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के साथ ही अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकालने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक निकाय को सूचित किया कि देश 2015 के ऐतिहासिक समझौते से बाहर निकलने का इरादा रखता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सदस्यता से अमेरिका के बाहर निकलने का आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया। Foreign policy is a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. They said, don't talk about the J6 hostages that you're going to be releasing today. We're going to go to the Oval Office. We're going to decide we're going to release our great hostages. रुक करते हैं कोलंबिया का। कोलंबिया में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए बागी गुट के साथ चल रही शांति वार्ता नाकाम होने के बाद राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने आपातकाल लागू करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। वेनेजुएला की सीमा के पास कोलंबिया में प्रतिद्वंद्वी हथियारबंद गुटों के बीच हिंसक झड़प में कम से कम 100 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस घटना के कारण 20,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कोको गॉफ को स्पेन की पाउला बाडोसा ने हरा दिया। एक रोमांचक मुकाबले में गॉफ को स्पेन की पाउला बाडोसा से 5-7, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। कुआलालंपुर में भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को महज 44 रन पर ढेर कर दिया गया।
और निशानेबाजी को लेकर इन दिनों युवाओं में अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही है। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में मिली सफलता के बाद कई युवा निशानेबाज अब निशानेबाजी में अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। देश में खेलों को लेकर इन दिनों एक अलग माहौल तैयार किया गया है। जहां पहले क्रिकेट को लेकर युवाओं में दीवानगी देखने को मिलती थी, अब वहीं अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पेरिस ओलंपिक में हमारे निशानेबाजों के सफल प्रदर्शन के बाद निशानेबाजी के खेल में भी कई नए सितारे सामने आ रहे हैं और अब इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन ने जोरदार पहल की है। स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन के 5वें संस्करण में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर से 2500 प्रतिभागियों ने शिरकत की। देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पहुंचे इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के आयोजकों का मानना है कि यह मंच देश को कई बड़े सितारे दिलाने में सफल होगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है कि हमें अपने युवाओं को एम्पावर करना है, पर्टिकुलरली उन युवाओं को एम्पावर करना है जिनको अभी कोई सपोर्ट नहीं मिली है, जो ग्रास रूट से आते हैं, गांव से आते हैं, छोटे टाउन से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप ये देखिए हमारे ये तीनों आज के जो विनर्स हैं, एक बेंगलोर से आई हैं और ये तीनों के तीनों इतना पोटेंशियल है। और तो ऐसे पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का काम, उनको प्रमोट करने का काम स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन के माध्यम से हम पूरी टीम कर रही है और उसमें लगातार हमारे परिवार में लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर तरीके के, मतलब स्पोर्ट्स के रूप में भी, पार्टिसिपेंट भी। अब की बार बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। वहीं अलग अलग राज्यों से इस प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे खिलाड़ियों ने न केवल पदक जीते बल्कि उन्हें कैश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों ने माना कि देश में खेलों का माहौल बदल रहा है, वहीं वर्तमान केंद्र सरकार जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसी प्रतियोगिताएं उनके उत्साह को दोगुना करती हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है और रेंज इतनी अच्छी है, तो इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट। मैंने 2019 से खेलना स्टार्ट किया और ऑब्वियसली इस लेवल पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पेरेंट्स की, मेरे कोच की और एवरी सिंगल पर्सन जिसने मेरा अब तक यहाँ पे आने को मतलब सपोर्ट किया है। इस टाइम फाइनल्स भी खेला और मेडल भी आ गया। सो स्पोर्ट्स फॉर ऑल ये जो प्रोग्राम है इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़े एक लेवल का बन ही चुका है ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजर्स जो भी हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भारत खेलों की महाशक्ति बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण मिलकर खिलाड़ियों को पूरा सहयोग कर रही है ताकि आने वाले समय में ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता में पदकों की फहरिस्त में इजाफा हो सके। पेरिस ओलंपिक के बाद से शूटिंग में जो एक नया उबाल आया है वो कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन के माध्यम से देखने को मिला, जहां पर उनको कैश इंसेंटिव्स भी दिए गए। ओलंपिक्स में अपनी मेडल की फहरिस्त को और बढ़ाना है तो इस तरह के इनिशिएटिव्स और ज़्यादा होने चाहिए। कैमरा अनिल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और देश में खो खो विश्व कप के सफल आयोजन ने इस खेल की जड़ों को न केवल मजबूती दी है बल्कि अब इस खेल के एशियन गेम्स और ओलंपिक में शामिल होने के प्रयासों को भी गति दे दी है। डीडी न्यूज़ संवाददाता नारायण सिंह ने भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल से खास बातचीत की। आप सुनिए ये खास बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ने इतिहास रच दिया है। इनॉग्रल खो खो एडिशन में जो खो खो का वर्ल्ड कप था उसमें भारत के महिला और पुरुष टीम दोनों ही विजेता बने और एक बड़ा इवेंट था जो कि लाजवाब रहा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधांशु जी। सर, आपका स्वागत है। पहला एडिशन कह सकते हैं कल्पना से परे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खो खो इस लेवल तक जाएगा। शानदार प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का और प्रदर्शन ही नहीं, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी थी, मेहमान नवाजी थी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम हुआ। सर, क्या क्या चैलेंजेस रहे खो खो के वर्ल्ड कप को कराने में आपके लिए? देखिए, खो खो वैसे तो बहुत ही पॉपुलर गेम है क्योंकि बिना पैसे के अगर कोई खेल खेला जाता है तो खो खो खेला जाता है और मास स्पोर्ट है, इसलिए हिंदुस्तान की आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, आकर्षण नहीं था, इसलिए कहीं क्षीण हो गया, लुप्त हो गया था। लेकिन एक बार फिर इसका पुनर्स्थापना हुई है खो खो की और हमने प्रयास करके खो खो को विदेशों में एक बड़े खेल की तरह लेके गए हैं। आप सोचिए 55 देश आज खो खो को खेलते हैं और इस साल के अंत तक 90 देश खो खो खेल लेंगे। तो खो खो का बहुत तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। ट्रू सेंस में बोलते हैं कि वर्ल्ड कप रहा, साउथ अमेरिका सिटी में थी, अर्जेंटीना, पेरू,
अफ्रीका से टीमें थी, यूरोप से टीमें थी और एशियन टीमें तो थी। तो इस पूरे एक वैश्वीकरण करने में जो खो खो को दिल्ली में लाने में सर किस तरह का तालमेल दिखा? अक्सर ये होता है कि अपने देश के जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को खिला दो, हमने वो नहीं करा। हमने मूल निवासियों को खिलाए, इसलिए ये खेल बढ़ा वहाँ पे और इसीलिए ये टीमें आई क्योंकि ये वहाँ के मूल निवासियों की थी। तो मेहनत बहुत हुई है इसमें, यहाँ से कोच भेजे गए हैं वहाँ पे टीमें बनाई गई हैं, वहाँ फेडरेशन बनाई गई है और एक एक कदम करा के हम लोगों ने इसको सफलता के इस पायदान पे लाके खड़ा करा है। एक मापदंड सेट कर दिया, अब इतना बड़ा मापदंड, इतना बड़ा इनॉग्रल एडिशन करा के, तो फ्यूचर के लिए चैलेंज भी रहेगा इसी जो आपने काम किया इसको मेंटेन करने का। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स है और क्या देख रहे हैं आप? अभी जो हमने अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में बर्मिंघम को दिया है। उन्होंने वायदा करा है कि हम आपको हरा के दिखाएंगे, हम इससे बढ़िया करेंगे। तो शायद ये वो प्रतिस्पर्धा है जो मैं हारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे हराए और हमसे बढ़िया करके दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है देशों के बीच, फेडरेशंस के बीच, और वो एक डिफरेंट लेवल पे लाना चाहते हैं खो खो को। और हमें भी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में खो खो विश्व में चमकेगा और सभी खेलों को मात देगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ नारायण सिंह, डी न्यूज़, दिल्ली।